लोग ही सरकार चलाते हैं। कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय जो हुआ है उसको आप दूर करिए, और नहीं दूर करिएगा तो जनहित और नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरीके से झारखंड में चौकीदारों की भूमिका हमेशा से रही है, वो आज अपनी भूमिका को निश्चित करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। अब पिछले 13 दिनों से अनशन में बैठे हुए थे, अब आमरण अनशन है और क्रमबद्ध है, एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं दफादार चौकीदार। क्योंकि चौकीदार गांव में सबसे पहला कड़ी होती है सरकार को या प्रशासन को उनकी सूचनाओं को आदान प्रदान करना, लेकिन आज वो अपना सूचना सरकार तक नहीं पहुंचा पा रही है, इसलिए आमरण अनशन में है। लगातार 2-3 दिनों से ठंड इतनी बढ़ गई है और ठंड के साथ साथ बरसात भी हो रही थी। इनका सारा ओढ़ना बिछौना और टेंट की क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अपना जो अडिग रवैया है अपने आप को जमाए हुए हैं, और जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होगी ये इसी तरीके से अपना दमखम सरकार को दिखाती रहेगी। हम सीधा जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी आप अपना हौसला बनाए हुए हैं और सरकार को उस हौसले को दिखा करके अपनी मांग मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्योंकि कोर्ट भी इनकी उपस्थिति नकार चुकी है और सरकार इसे दरकिनार कर रही है। सरकार को चाहिए कि जो चौकीदार हैं अपनी वफादारी निभाते हैं और उन्हें जो ग्राम का जो सुरक्षा प्रदान करते हैं पहला कड़ी है, वो सरकार भी इसे नकार रही है। तो नकारा नहीं जाए, उसी को मांग को लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं। हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं कि चौकीदार की भूमिका के साथ साथ जो सरकार की भूमिका है चौकीदारों के प्रति वो क्या होनी चाहिए। आप चौकीदारों की अध्यक्ष हैं और लगातार इस विषय को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट भी आपकी उपस्थिति और आपकी चौकीदारी पर सवाल उठा चुकी है। आपको सेवा विमुक्त या उसे बहाल करने पर रोक लगाई है शायद। तो आप ही बता सकते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा जो कोर्ट भी आपकी बातों को सुनने से इनकार किया। देखिए, मैं सरकार के पास आया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित लोग ही सरकार चलाते हैं, और कानून कोर्ट हमारे खिलाफ में कौन कोर्ट क्या बोला है, इसको ठीक करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। हमारा संविधान, भारत का संविधान किसी भी कोर्ट को किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया। कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया है। विधायिका सरकार माने वही विधायिका से ही सरकार बनती है। तो ये राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य से संबंधित जो विषय है उस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र से जो संबंधित है वो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो जो हमारा मामला है चौकीदार दफ्तारों का, ये चौकीदार दफ्तारों के बारे में अगर कोर्ट हमारे खिलाफ में बोला है तो उसको आप ठीक करिए, क्योंकि एक चौकीदार का मामला नहीं, ये हजारों चौकीदार का मामला है। विधि व्यवस्था का सवाल है, जनहित और राजहित का सवाल है। ये पुसुत और पुसुत काम करते आए हैं, अंग्रेज के पहले से काम करते आए हैं और उस जमाने से काम करते आए हैं जब इस देश में डीएम और एसपी का पद स्वीकृत नहीं था। उस समय भी चौकीदारी करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको क्वालिफाइड किया, अधिनियम बनाया इनके लिए, और निर्वाचित सरकार 1 जनवरी 1990 से इनको सरकारी कर्मचारी मानी, चतुर्थवर्गीय। तो जो हमारे बारे में सरकार का ऑर्डर है नियुक्ति के बारे में, ड्यूटी के बारे में, उसकी जो चौकीदारी मैनुअल है उसका अनुपालन कराना सरकार का काम है, ये कोर्ट का काम नहीं। बल्कि कोर्ट ने भी आदेश दिया कि चौकीदारों की नियुक्ति के बारे में, ड्यूटी के बारे में चौकीदारी मैनुअल में जो प्रावधान है उसका अनुपालन राज्य सरकार, पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त शक्ति से करा, लेकिन कहाँ उसका अनुपालन हो रहा है। तो हम आए हैं सरकार के यहाँ, हम लोग लोहिया जी के अनुयायी हैं,
राम अवधेश के अनुयायी हैं, उन लोगों का कहना था कि कानून खेत खलिहान और सड़कों पर बनते हैं और मुहर लगती है संसद और विधानमंडलों में। तो हमने सड़क को चुना है और यहाँ से अपनी आवाज़ सरकार तक आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय जो हुआ है उसको आप दूर करिए, और नहीं दूर करिएगा तो जनहित और राजहित प्रभावित होगा। और जानता है आपको यहाँ चुन करके भेजी है, सरकार बनाई है जनहित और राजहित में काम करने के लिए, ये हमारा कहना है। तो अच्छा, कोर्ट के जो फैसला आया है चौकीदारों के पक्ष में या उनका खिलाफ में है, तो क्या कारण रखा गया था जो कोर्ट ने इस तरीके का फैसला, क्योंकि चौकीदार प्रशासनिक व्यवस्था की प्रथम कड़ी है सूचना एकत्रित करने की, तो क्या मजबूरी रही होगी कोर्ट को जो आपके खिलाफ में इस तरह का आदेश पारित किया? एकदम आपने सही सवाल किया। ये इसलिए हुआ है कि गृह विभाग के आदेशानुसार चौकीदार बहाल हुए थे, और जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो गृह विभाग ने वहाँ पक्ष अपना नहीं रखा कि हम इस आदेश के तहत इनको बहाल किए हैं। ये सरकार का ऑर्डर, इनकी नियुक्ति अवैध नहीं है, ये पक्ष रखा ही नहीं। बहुत बड़ा षड्यंत्र करके इन लोगों ने कोर्ट में हमारा पक्ष नहीं रखा, ये गरीबों को बलि का बकरा बना दिया अपने बच्चों को। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी नियुक्ति अवैध थी तो जो नियुक्त किए वो अवैध काम क्यों किए? जो अवैध काम किए उन पर सरकार क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं की? गरीबों के पर कार्रवाई करने के लिए सरकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब चौकीदारों का मामला यहाँ के झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा था तो गृह विभाग क्या कर रहा था? हमारे पक्ष में 2008 में हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वाला बेंच ने कहा कि चौकीदारों के बारे में, जो ड्यूटी के बारे में, नियुक्ति के बारे में, चौकीदारी मैनुअल में जो प्रावधान है वो राज्य सरकार सख्ती से अनुपालन करावे। उस आदेश को क्यों नहीं सरकार रखी कोर्ट में? तो इससे लगता है कि सरकार अपनी मजबूरी या अपनी जो समस्या छिपाने के लिए आपको बलि का बकरा बना दिया। जी बिल्कुल, अपनी वो गलती, और उनकी भी क्या गलती थी? ये गरीबों का भला करने वाले बहुत कम लोग बचे हुए, और हमको यही लगता है कि जो वरीय पदाधिकारी हैं आजकल के, वो किसी समस्या का समाधान निकालने में कम दिमाग लगाते हैं, उसको उलझाने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। सरकार बोलती है कि ये चौकीदारों की नियुक्ति अवैध है, जो कि नियमावली जो है बनी हुई है और संविधान इसका दर्जा भी देता हुआ है। क्योंकि इस तरीके के मामले यदि सरकार कहती है ये अवैध है, तो क्या संविधान में जो लिखा हुआ है चौकीदारों की जो उपस्थिति है, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। ये लोग कहा कि 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के खिलाफ है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के उप अनुच्छेद 1, 2, 3 क्या कहता है? नागरिक में विभेद नहीं किया जाएगा। जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर समान अधिकार, हाँ, मतलब कि विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब रहते हुए भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद 4, 16 के उप अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अगर राज्य को लगता है उसका कोई समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसको विशेष अवसर देने से निवारित नहीं किया जा सकता है। तो हम जो चौकीदार हैं, तो हम तो उसी के भावना में हमारा काम हुआ है ना। हमारी जो व्यवस्था है इस देश की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था है, अंग्रेजों के ज़माने से ये व्यवस्था है। हमारा पूर्वज काम किया है 2 रुपया 4 रुपया में, उस ज़माने में जब लाल टोपी वाले को देख करके लोग अपनी किवाड़े बंद कर लेते थे। आप लगातार 22-23 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और चौकीदार और दफादारों की अधिकारों के लिए। आज धरने पर भी बैठे हुए हैं, धरना लगातार था, अब आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे आप बैठे हुए हैं। क्या लगता है सरकार 13 दिन से या 23 सालों से नहीं सुन पाई? ये आमरण अनशन जो क्रमबद्ध है उससे कुछ प्रभाव पड़ पाएगा सरकार के ऊपर? देखिए 22-23 साल में जो ही हम लोगों ने आंदोलन किया है रांची में, उसका बहुत असर पड़ा था, बहुत काम भी हुआ है।
और इस प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री हुए जिसके कार्यकाल में हम समझते हैं कि चौकीदारों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ा था। उनका नाम है अर्जुन मुंडा जी। तो उनके शासन में हम लोग सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन जब भी हम लोग सड़क पर उतरे कुछ न कुछ इनको मिला, समाधान हुआ। लेकिन जो अभी समस्या पैदा हुई है, इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए, इनके लिए नई नियमावली बनानी चाहिए, क्योंकि आपका ये बुनियादी कर्मचारी हैं। और आमरण अनशन का जहाँ तक सवाल है, ये क्रमबद्ध आमरण अनशन है और हम 24 घंटा उपवास रहते हैं और 24 घंटा के बाद क्रम बदल जाता है। तो हमने सरकार को कहा कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और आप वचन दिए हैं कि काम करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि जो इतना दिन जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, अभी राज्य शासन चला रहे हैं, तो वो कहें कि हम काम में ज़रूर करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही उनसे कहना चाहता हूँ कि ये गांव के पहरेदार हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, और इनको न्याय दिलाने के लिए आपको जो भी बाधाएं आ रही है, चाहे तकनीकी हो चाहे जो हो, कानूनी तौर पर है, उसको सब ठीक ठाक करते हुए इनका काम करें। धरना पर कई लोग बीमार हो चुके हैं और काफ़ी संख्या घट चुका है। क्या लगता है अगर इस तरीके से क्रमबद्ध चलता रहा संख्या घटने की, तो आपका आंदोलन है कमज़ोर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सभी साथी भीग गए थे, मैं भी भीग गया था और हमारा सारा कुर्ता पैजामा सब भीग गया था। और जिसके पास जो कपड़ा बचा हुआ था वही पहन करके आपके सामने हैं। और हमारे साथी जो बीमार हो गए, मतलब कि बुखार जैसा लगने लगा, आपको सर्दी खांसी जैसे लगने लगा, कोई कपड़ा बदलने का यहाँ मौजूद नहीं था। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं तो अपना कपड़ा बदलने गए हैं और कुछ दवा करा करके अपना फिर यहाँ उपस्थित। हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और जुटेंगे लोग। और 3 दिन जो लगातार वर्षा हुई, तो हम लोग यहाँ तो वर्षा में तो जमे ही थे। आज तो मतलब कि धूप निकला है, तो हमारे साथी जो बीमार हो गए थे वो थोड़ा स्वस्थ होने के। कोई भी राज्य की सरकार मौसम दर मौसम जनता की सुविधा के लिए उनकी व्यवस्था करती है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शहर में कहीं न दिखाई नहीं दे रहा है सरकार की इस तरीके की व्यवस्था, जैसे अलाव लगाना है या शिविर लगाना है जहाँ से वो व्यक्ति बच सके जो ठंडा से ठिठुर रहे। लेकिन यहाँ आप धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार की उदासीन रवैया जो आपको इस हाल में छोड़ चुकी है, जो अपना अधिकार मांगने के लिए बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार इस तरीके के लिए जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है? देखिए, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये सड़क पर आंदोलनकारी हैं और वर्षा हुई है और ठंड पड़ रही है, तो अपने पदाधिकारियों को आदेश देना चाहिए कि इनको कैसे बचाव किया जा सकता है। अलाव की व्यवस्था अभी तक यहाँ नहीं किए हैं। आज तो आकाश साफ हुआ है, तो आज आकाश साफ हुआ है तो ठंड और बढ़ेगी। तो इनको अलाव की ज़रूर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ गर्मी मिले और ठंड से बचाव हो सके। और अभी क्रमबद्ध तरीके से आमरण अनशन चल रहा है भूख हड़ताल के साथ में, तो हम आपसे बात कराते हैं जो आज अनशन पर बैठे हुए हैं, तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जिस तरीके से ये आज तीसरा अनशन है, तीसरा व्यक्ति है जो लगातार क्रमबद्ध तरीके से अनशन पर भूख हड़ताल पे है। आज ये क्या नाम है आपका? परमेश्वर पासवान, गिरिडीह जिला से अर्जी चौकीदार हैं। आप कौन सा जिला में चौकीदार हैं? गिरिडीह जिला में, गिरिडीह थाना में। लगातार क्रमबद्ध तरीके से आपका आमरण अनशन चल रहा है भूख हड़ताल के तौर पर। क्या लगता है इस आंदोलन से सरकार आपकी जो मांग है वो पूरा करेगी? देखिए, हम लोग तो अभी तक तो आशा रखे हैं सरकार के ऊपर, और सरकार से यही चाहते हैं जो हम लोग का आशा पूरा कीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग आगे का जो रणनीति है वो तैयार करेंगे। क्या रणनीति होगी? अभी 23 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आप 13 दिन में और क्या आप चाहते हैं? सरकार 13 साल में 23 साल में नहीं कर पाई तो 13 दिन में कर देगी। अभी तो हम लोग को तो भरोसा है जो सरकार कुछ न कुछ लेगी डिसीजन। अगर नहीं होता तो हम लोग अपन आपस में बैठने के बाद निर्णय लेंगे, अगला क्या करना है, राजनीति नहीं करना है वो तैयारी किया जाएगा।
तो सुना आपने कि जिस तरीके से लगातार 23 वर्षों से चौकीदार अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को इनकी मांगें सुननी चाहिए, क्योंकि सूचना तंत्र का मजबूत कड़ी मानी जाती है और गांव और देहातों की सुरक्षा प्रदान करने वाले चौकीदार होते हैं, लेकिन उनका ही अस्तित्व आज खतरे में नज़र आ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं, यदि कोर्ट ने भी अगर किसी तरह से उनकी बात समझने में भूल की है तो उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि सरकार कैबिनेट में नियमावली चेंज कर सकती है, नियम बना सकती है। तो यदि कोर्ट ने अगर उन्हें कुछ कहा है तो उसको सुधार करके कोर्ट में उसको दाखिला करके चौकीदारों का जो अधिकार है उसे पुनः प्राप्त करना चाहिए। आगे और क्या रणनीति बनती है, सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ सारी घटनाओं को, चौकीदार की सारी घटनाओं को सुनने और देखने के लिए लगातार बने रहे।